आज से हम शुरू कर रहे हैं यूनिट नंबर 9 बायोटेक्नोलॉजी और उसमें भी आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है और इसके बाद हम सब्सीक्वेंट लेक्चर्स में सारे टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे। हमारा गोल है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ना, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और इनको करने के लिए जो भी प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो हम सारी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। हम इन वीडियो लेक्चर्स में क्या क्या कंप्लीट करेंगे, जितने भी एनसीईआरटी में सब टॉपिक्स गिवन है उनका टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन होगा। जितने भी डायग्राम्स गिवन है आपकी बुक में उन सबको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। बहुत बार रिवीजन करवाया जाएगा ताकि आप भूल ना जाओ और आपको क्लियर होते रहे, और बाद में हम उसके प्रीवियस क्वेश्चंस जो आए हुए उनको भी सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की कहानी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन ईयर 1969 में हर्बर्ट बोयर नाम के एक साइंटिस्ट वो काम कर रहे थे ई कोलाई में, और ई कोलाई में काम करते करते उन्होंने डिस्कवरी की रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की। आप चिंता मत करो, ये क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है, कितने टाइप के होते हैं, वो हम सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ने वाले। अभी हम बात कर रहे हैं कि इन्होंने क्या काम किया, उसका एक ओवरव्यू। तो हर्बर्ट बोयर ने 1969 में ई कोलाई पे काम करते हुए ई कोलाई के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की डिस्कवरी करी। इनका ऑब्जर्वेशन क्या था? इनका ऑब्जर्वेशन था कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं इनके पास एक स्पेशल पावर होती है, कैपेबिलिटी होती है, जिससे ये डीएनए की स्ट्रैंड को कट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर फैशन में। वो पर्टिकुलर फैशन क्या क्या हो सकता है? जैसे ये हमारा डीएनए स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है। तो हमारा जो एंजाइम है, से फॉर एग्जांपल वो इस पर्टिकुलर एरिया में कट करेगा, तो अब हमारे पास इसके दो टुकड़े आ जाएंगे, एक छोटा और एक बड़ा। ये काम होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का। अब ये अलग अलग टाइप के होते हैं, या तो ये एंडोन्यूक्लियस होंगे जिनको बोला जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, या फिर ये एक्सोन्यूक्लियस भी हो सकते हैं। बट फिलहाल के लिए इतना समझो कि ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की डिस्कवरी हर्बर्ट बोयर ने करी थी, जहां पर उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो एंजाइम्स है दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ कटिंग डीएनए स्ट्रैंड्स इन अ पर्टिकुलर फैशन। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं ये मॉलिक्यूलर सिजर्स की तरह काम करते हैं, इसलिए ये कट करते हैं डीएनए को। और ये इन्होंने जो ई कोलाई में काम किया था, इन्होंने देखा कि ये वाले एंजाइम्स जो ई कोलाई से इन्होंने एक्सट्रैक्ट किए थे ये प्रोड्यूस करते हैं स्टिकी एंड्स। हम बात करने वाले ब्लंट एंड, स्टिकी एंड, सब चीज़ के बारे में, अभी बस हाइलाइट्स देखो। और इन्होंने क्या देखा कि डिफरेंट पीसेस ऑफ डीएनए कैन बी जॉइंट टुगेदर। मतलब कि ये हमारा जो इंटैक्ट डीएनए था इसको जब कट किया गया इसके टुकड़े बन गए। अब ऐसे ही हम अलग अलग पीसेस ऑफ डीएनए को, जैसे ये किसी एक डीएनए का टुकड़ा है, ये किसी दूसरे डीएनए का टुकड़ा है, इन दोनों को हम कर सकते हैं जॉइन। और इस जॉइनिंग को क्या कहते हैं? इस जॉइनिंग को बायोटेक्नोलॉजी की भाषा में कहते हैं लाइगेशन। और इसके लिए जो एंजाइम चाहिए दैट इज कॉल्ड लाइगेज। ये क्या होता है? दिस इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर ग्लू। जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सिजर्स बोलते हैं, क्योंकि वो कट करते हैं। वैसे ही ये जो लाइगेज होते हैं इनको क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूलर ग्लू। क्यों? क्योंकि ये दो पीसेस ऑफ डीएनए को चिपकाने का काम करते हैं। तो ये तो हो गई हर्बर्ट बोयर की बात। ये किया था इन्होंने 1969 में। उसके बाद इनकी बातों को, इनके काम को, इनके जितने भी एक्सपेरिमेंटेशन थे उनको पढ़ा स्टैनली कोहेन नाम के एक साइंटिस्ट ने, और इन्होंने काम किया प्लाज्मिड के ऊपर। प्लाज्मिड क्या होता है? ये सपोज कोई एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया के अंदर खुद का कोवैलेंटली क्लोज डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए हो गया ये बैक्टीरिया के अंदर का। लेकिन इस क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा जो बैक्टीरिया होता है, कुछ कुछ बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है। इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को? प्लाज्मिड बोलते हैं, प्लाज्मिड डीएनए। याद रखोगे ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? ये बिना क्रोमोसोमल डीएनए की हेल्प के रेप्लिकेट कर सकता है। मतलब ये क्या शो करता है? ये शो करता है ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन। ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन मतलब कि ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करता है। ऑटोनॉमस मतलब इंडिपेंडेंटली करना। तो ये ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन शो करता है, इसका मतलब कि बैक्टीरिया के अंदर जो इसका क्रोमोसोमल डीएनए है उस पर ये डिपेंड नहीं कर रहा है। ये एज इट इज है, ये अपना खुद से रेप्लिकेशन करके अपने कॉपी नंबर को बढ़ा सकता है। फिर चाहे क्रोमोसोमल डीएनए इसका साथ दे या ना दे, ये प्लाज्मिड डीएनए अपना
रेप्लिकेशन खुद से कर सकता है। तो प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो कुछ बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, स्टैनली कोहेन ने इनकी बात सुनी, बोयर के काम के, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन थे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के ऊपर, और साथ में ये भी बात की हम 2 पीसेस ऑफ डीएनए को लाइगेट कर सकते हैं, इस बात को सुना स्टैनली कोहेन ने। ये काम कर रहे थे प्लाज्मिड पे। इन्होंने क्या डेवलप किया? ही डेवलप्ड अ मेथड ऑफ रिमूविंग दीज प्लाज्मिड्स फ्रॉम द सेल एंड देन री इंसर्टिंग देम इन दी अदर सेल्स। मतलब ये सपोज एक बैक्टीरिया है, ये इसका क्रोमोसोमल डीएनए, ये इसका प्लाज्मिड डीएनए। इन्होंने डेवलप किया एक ऐसा तरीका जिससे इस प्लाज्मिड डीएनए को आइसोलेट करके किसी दूसरे प्लाज्मिड में दूसरे किसी सेल के अंदर, दूसरे बैक्टीरिया के अंदर इसको इंसर्ट किया जाए। तो स्टैनली कोहेन प्लाज्मिड में काम कर रहे थे और इन्होंने क्या तरीका निकाला कि एक बैक्टीरिया से एक प्लाज्मिड निकाल करके उसे किसी दूसरे सेल के अंदर री इंसर्ट करना। ठीक है, अब बोयर और कोहेन दोनों आए, इन दोनों ने साथ में काम किया। क्या काम किया इन्होंने? इन्होंने किया रिकम्बाइन सेगमेंट्स ऑफ डीएनए इन डिजायर्ड कॉन्फ़िगरेशंस। मतलब कि इन्होंने कुछ सेगमेंट्स ऑफ डीएनए लिए, ये सपोज कोई एक फर्स्ट ऑर्गेनिज्म उसका डीएनए है, ये किसी सेकंड ऑर्गेनिज्म का है, मतलब सपोज ये किसी एक सेल का है और ये किसी दूसरे सेल का है। इन्होंने क्या किया, इन दोनों को रिकम्बाइन किया, मतलब इसका टुकड़ा और इसका टुकड़ा। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इसको लाइगेशन किया। किसकी मदद से किया? लाइगेज नाम के एंजाइम से। तो इन्होंने किया रिकम्बाइन सेगमेंट्स ऑफ डीएनए इन डिजायर्ड कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इनको जिस तरीके का कोई कॉन्फ़िगर, अगर सपोज इनको इस ओरिएंटेशन में चाहिए, सपोज यहाँ पे हम बात करें GATC है और यहाँ पर है ATGC। इन्होंने देखा कि अगर हम इसको इस फैशन में कंबाइन करेंगे तो इससे एक हमारा ट्रांसक्रिप्ट आएगा, ट्रांसक्रिप्ट यानी कि RNA बनेगा, और फिर ये RNA एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाएगा जिसे ट्रांसलेशन कहते हैं। आपको पता है ना सेंट्रल डॉग्मा के बारे में, पहले डीएनए है, डीएनए करता है खुद को रेप्लिकेट और ये बनाता है RNA। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और फिर ये RNA कन्वर्ट होता है, ट्रांसलेट करता है इनटू प्रोटीन, और ये प्रोटीन तो कुछ भी हो सकता है। तो हमारे अंदर जितने भी प्रोटीन्स है वो ऐसे ही तो बनते हैं ना प्रोटीन्स। फिर जो आपके एंजाइम्स जो आप इतने सारे फंक्शन करते हैं वो सारे ट्रांसलेशन से ही बनते हैं। तो इन्होंने साथ में मिलकर बोयर और कोहेन ने क्या किया, इन्होंने अलग अलग सेगमेंट ऑफ डीएनए लिए, उनको कंबाइन किया अपने मन चाहे एक तरीके से, एंड इंसर्ट द डीएनए इन बैक्टीरियल सेल्स which could then act as manufacturing plants for various specific proteins। तो जैसे मान लेते हैं कि ATG एक प्रोटीन बना रहा है P1, फिर GTC ये बना रहा है P2, और यहाँ पर कुछ भी ले लो, CTG ले लो, ये बना रहा है P3। हमें इस फैशन को थोड़ा चेंज करना है ताकि हमारा कोई एक स्पेसिफिक प्रोटीन ट्रांसलेट हो सके। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसका एक सेगमेंट लिया, एक बैक्टीरिया, एक सेल का, इन्होंने थोड़ा सा डीएनए का ये वाला टुकड़ा लिया, फिर दूसरे प्लाज्मिड से इन्होंने ये वाला टुकड़ा लिया और इन दोनों को कंबाइन किया। तो यहाँ से इनका जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है, डिजायर्ड प्रोडक्ट यानी कि जो प्रोटीन है, इनका जो टारगेट स्पेसिफिक प्रोटीन है वो यहाँ से बन गया। ठीक है, तो इन्होंने ये काम किया था। फिर से बता रही हूँ, रिकम्बाइन सेगमेंट्स ऑफ डीएनए इन डिजायर्ड कॉन्फ़िगरेशंस एंड इंसर्ट द डीएनए इन बैक्टीरियल सेल्स। ये जो इन्होंने एक बनाया ना, एक अलग डीएनए, एक इसका लिया और एक इसका लिया, ये जो बना रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसको इन्होंने इंसर्ट किया किसी दूसरे बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो ये प्लाज्मिड अब यहाँ पर आ गया। फिर क्या करेंगे, इस बैक्टीरियल सेल की मशीनरी को यूज करके यहाँ पर ये करेगा रेप्लिकेशन और अपना कॉपी नंबर जो है उसको इंक्रीज करेगा। जितना ज्यादा कॉपी नंबर होगा उतना ज्यादा प्रोटीन बनेगा। चलो आगे मैं अच्छे से समझा दूंगी, अभी के लिए इतना ही समझो। हम सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा और आगे बढ़े जा रहे हैं। तो अब आते हैं बायोटेक्नोलॉजी टर्म के ऊपर। तो बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है? ये 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, एक बायो और एक टेक्नोलॉजी। बायो मतलब डेफिनेटली हम किसी लाइफ की बात कर रहे हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बायो मतलब हो गया कि हम डेफिनेटली किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं, या फिर उस ऑर्गेनिज्म के किसी एंजाइम को या कोई भी एक पार्ट, बी इट RNA या फिर उसका डीएनए हो गया या फिर उसका प्लाज्मिड हो गया, मतलब कुछ ना कुछ, या फिर उस ऑर्गेनिज्म से आए हुए कुछ एंजाइम्स को यूज करना। तो या तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली यूज कर रहे हैं या फिर उसका कुछ पार्ट यूज कर रहे हैं। एंजाइम्स भी कंसिडर कर लेते हैं, एंजाइम्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि आपके NCERT में ऐसा ही गिवन है।
तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर एंजाइम्स पर फोकस करा रही हूँ। तो बायो से आप क्या याद रखोगे? बायो मतलब लाइफ। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, तो या तो आप लिविंग ऑर्गेनिज्म ले रहे हो या फिर उसका कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो, कोई भी पार्ट ले रहे हो उस ऑर्गेनिज्म का। और टेक्नोलॉजी मतलब क्या? इनको यूज कर रहे हो किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू, किसी प्रोसेस के थ्रू, और अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है? कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाना दैट इज यूजफुल टू ह्यूमंस। मतलब ह्यूमंस अपने एडवांटेज के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपने फायदे के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज कर रहे हैं, कुछ टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं, कुछ प्रोसेस को यूज कर रहे हैं, और कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं दैट इज यूजफुल टू ह्यूमंस। इस पूरे चीज को कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर क्या ले सकते हो? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू अ टेस्ट ट्यूब बेबी। आपने पढ़ा होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, जहां पर स्पर्म और ओवम को टेस्ट ट्यूब में यानी कि लैब के कंडीशंस में फर्टिलाइज करवाया जाता है। तो उसको कहा जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये भी तो एक बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट हुआ ना। दिस इज नॉट नेचुरल। वी आर यूजिंग अ स्पर्म एंड वी आर यूजिंग एन एग। इन दोनों को हम कंबाइन कर रहे हैं लैब के कंडीशंस में, टेस्ट ट्यूब में, ताकि एक जाइगोट बन पाए। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? एक जाइगोट बन पाए। और उसके बाद जब इसमें माइटोटिक डिविजन्स होंगे, फिर ये आगे जाकर के एक लाइफ फॉर्म करेगा, राइट? तो एक एग्जांपल तो आप ले सकते हो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू अ टेस्ट ट्यूब बेबी। दूसरा क्या ले सकते हो? सिंथेसाइजिंग अ जीन एंड यूजिंग इट। सिंथेसाइजिंग अ जीन मतलब आप कोई एक जीन बना रहे हो और उसको फिर यूज कर रहे हो आर्टिफिशियली। आपने यहाँ से एक सेगमेंट लिया, यहाँ से एक सेगमेंट लिया, इन दोनों को कंबाइन किया, तो यहाँ से आपने एक नया जीन बना लिया और फिर इस जीन को आप यूज कर रहे हो। जीन को कैसे यूज करोगे? आपका जीन है, जीन की बात कर रहे हैं, मतलब हम डीएनए की बात कर रहे हैं। डीएनए से बनेगा आरएनए, और फिर ये आरएनए जाकर के एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाएगा। हम यूज कर रहे हैं इस प्रोटीन को। या फिर हम डेवलप कर रहे हैं कोई डीएनए वैक्सीन। अगर कोई जीन डिफेक्टिव है तो उसमें हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके उस जीन में जो डिफेक्ट है उसको करेक्ट कर रहे हैं। मतलब सपोज करो जीन का जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो कुछ ऐसा सीक्वेंस है, AGC TCG कुछ भी मान लेते हैं, लेकिन हमें पता है कि CTC जो है वो एक लीथल प्रोडक्ट बनाता है, लीथल प्रोटीन बनाता है। लीथल प्रोटीन मतलब जिससे जो ऑर्गेनिज्म उसकी डेथ हो सकती है। तो सपोज ये नॉर्मल नहीं है, CTC जो है या CGC जो भी था जिसमें मैंने बताया डिफेक्ट है जिससे लीथल प्रोटीन बन रहा है, मुझे पता है कि अगर इस T को हम रिप्लेस कर देंगे G से तो ये लीथल प्रोटीन नहीं बनेगा और ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस करेक्शन को करने के लिए भी हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। या फिर यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जिसे कहते हैं GMO टू मेक कर्ड, ब्रेड, वाइन। इन सब को भी बायोटेक्नोलॉजी ही कहा जाता है। वैसे तो आप पढ़ोगे कि कर्ड, ब्रेड या वाइन बनाना ये सब माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट है, लेकिन जब आप इसे लार्ज स्केल में बनाना चाहते हो, मतलब बहुत ह्यूज क्वांटिटीज में, तब आप क्या यूज करोगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जिनके जीन को यानी कि जिनके डीएनए को या आरएनए को मॉडिफाई कर दिया है। इनके जीन को मॉडिफाई करने से क्या होगा? अगर आपने डीएनए लेवल पर या आरएनए लेवल पर कोई मॉडिफिकेशन किया है तो उससे जो बनने वाला प्रोटीन है वो भी मॉडिफाई हो जाएगा, राइट? तो जिन ऑर्गेनिज्म के जीन्स को मॉडिफाई किया जाता है उनको कहा जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। पढ़ेंगे एग्जाम्पल आगे। अभी बात करते हैं आपके डेफिनेशन की, जो एनसीईआरटी में दी गई है। डेफिनेशन बाय यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या कहा इस डेफिनेशन में? द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, cells, parts thereof, and molecular analogues for products and services। चलो इस डेफिनेशन को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। लिखा है द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब क्या? इंटीग्रेशन मतलब कंबाइनिंग। क्या कंबाइन कर रहे हो आप? नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, यानी कि आप जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इन सब चीजों को आप कंबाइन कर रहे हो। चलो इधर से बायो को हटा देते हैं।
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आप सब चीज को कंबाइन कर रहे हो, यानी कि नेचुरल साइंस को किसके साथ कंबाइन कर रहे हो? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म से मतलब है लाइफ, लाइफ यानी कि बायो। तो आप बायो को कंबाइन कर रहे हो नेचुरल साइंस से, या फिर आप ऑर्गेनिज्म ले रहे हो एज अ होल, या फिर आप उसका कोई सेल ले रहे हो, जैसे अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करें, ये तो खुद में ही एक ऑर्गेनिज्म है ना, या फिर उस सेल के अंदर का कोई पार्ट, फॉर एग्जाम्पल योर प्लाज्मिड डीएनए, नॉट योर बैक्टीरियाज प्लाज्मिड डीएनए। तो कोई पार्ट ले लिया उसका, पार्ट से इधर से हमारा मतलब एंजाइम से भी हो सकता है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ले लिया, या फिर उसके मॉलिक्यूलर एनालॉग्स। मॉलिक्यूलर एनालॉग्स मतलब जैसे मान लो कोई कोई केमिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, लेकिन वो हमारे अंदर नहीं पाया जाता, पर हमें इतना पता है कि अगर वैसा मिलता जुलता कोई प्रोडक्ट हम आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर ले, यानी कि अगर हम उसका मॉलिक्यूलर एनालॉग तैयार कर ले, तो वो हमारे काम में आ सकता है, उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर एनालॉग। ठीक है, कि कोई चीज हम आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर रहे हैं, जैसे कोई भी केमिकल ले लो, उसका स्ट्रक्चर हमें मालूम है, उसके स्ट्रक्चर को हम आर्टिफिशियली बना रहे हैं, उसके मॉलिक्यूलर एनालॉग को बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की अगर हम बात करें, ये तो सिंथेसाइज्ड है ना, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, ये तो नेचुरली इन्हें तो बनाया गया है ना, इंडस्ट्रीज में, लैब्स में इन्हें तो बनाया गया है, तो उसको हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर एनालॉग, कि वो हमारे फायदे का भी है और वो हमें नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। तो इस दिस इज ऑल पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो क्या हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, मतलब आप कंबाइन कर रहे हो नेचुरल साइंस को, टेक्नोलॉजी को विथ ऑर्गेनिज्म, या फिर कोई सेल, या फिर उस ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट, या फिर उसका मॉलिक्यूलर एनालॉग, और अल्टीमेट गोल क्या है? कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो हमारे ह्यूमन सर्विस के लिए फायदेमंद हो। ठीक है, अब बात करते हैं आपके फर्स्ट सब टॉपिक की, विच इज प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो देखो, वैसे तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के, लेकिन आपको पढ़ने हैं टू कोर टेक्निक्स। टू कोर टेक्निक्स में क्या आ जाएंगे? सबसे पहला आएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा आएगा स्टेराइल एम्बियंस। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब डीएनए पर या आरएनए की केमिस्ट्री को आप चेंज कर रहे हो जेनेटिकली। जेनेटिक मतलब कहाँ, इस पे क्या आ रहा है? जीन आ रहा है, राइट? तो जीन यानी कि हम डीएनए की बात कर रहे हैं या फिर आरएनए की बात कर रहे हैं, इसकी केमिस्ट्री को आप ऑल्टर कर रहे हो। केमिस्ट्री को मतलब क्या? बेसिकली आप इसके जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसको ऑल्टर कर रहे हो, ताकि यहाँ से जो प्रोटीन बने वो भी ऑल्टर हो जाए। तो ये हो कैसे रहा है? इसी को कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। वो हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि ये हो कैसे रहा है। चेंजेस इन डीएनए और आरएनए केमिस्ट्री एंड ट्रांसफर इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म मतलब यहाँ पर आपने एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, कुछ पार्ट इधर का कुछ पार्ट इधर का। ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, अब इसको कोई एक बॉडी चाहिए, तो जिस बॉडी के अंदर, जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर आप इसे इंसर्ट कर रहे हो, उसको कहा जाता है होस्ट ऑर्गेनिज्म। और दूसरा कोर टेक्निक क्या है? द स्टेराइल एम्बियंस मेंटेनेंस, मतलब कि हम जो बैक्टीरिया या जो भी ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराना चाहते हैं, हम उसी को ग्रो कराएंगे। से फॉर एग्जाम्पल, हमें हमारे पर्पस के लिए ई कोलाई का कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रेन ग्रो करवाना है। ठीक है, ई कोलाई के बहुत सारे स्ट्रेन होते हैं, उसमें से फॉर एग्जाम्पल हमें कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रेन ग्रो कराना है। तो हम क्या करेंगे? हम एक लैमिनर हुड लेंगे, या फिर जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, स्टेराइल एम्बियंस को मेंटेन करने का होता है लैमिनर हुड। यहाँ पर क्या किया जाता है? आप जब भी इसको यूज करने जाओगे तो इसको पहले 15 मिनट्स के लिए यूवी स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। इससे क्या होगा? जो भी आप पेट्री डिश या फिर जो भी आप टेस्ट ट्यूब्स या फिर स्कैल्पल, स्कैप्यूला, जितने भी चीजें आप यूज करोगे, उन सबको यूवी लाइट यूज करके 15 मिनट्स के लिए स्टेरिलाइज किया जाता है। फिर आप लेके जाते हो अपना ऑर्गेनिज्म या फिर जो पेट्री डिश जिसपे आपका ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा था, कॉलोनीज ग्रो कर रही थी इकोलाई की, जिसको आपने कल्चर करी है, और इसको आप अंदर लेकर जाकर के खोलते हो, मतलब ऑफ कोर्स यूवी लाइट ऑफ करके लैमिनर हुड में लेकर जाके इसे आप खोलते हो। नहीं आ रहा समझ में? सुनो दोबारा से, होता क्या है। तो लैमिनर हुड क्या होता है? एक टेबल टाइप होता है, जैसे यहाँ पर ये मान लो एक टेबल है, ठीक है,
इसके ऊपर ऐसे कांच का एक बना होगा एक पूरा शेल्फ, जो यहाँ तक आधा खुलता है, इसको आप ऊपर तक भी ले सकते हो। इसके अंदर लगी होती है यूवी लाइट्स, ठीक है। तो आप जब भी इसको यूज करने जाओगे, आपने सब सामान जो भी है आपका स्टेराइल, सारी चीजें आपने यहाँ पर रख दी। मतलब इसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए। जो भी आप यूज करने वाले हो, जो भी आप पेट्री डिश यूज करोगे, या फिर जो भी आप कॉटन यूज करने वाले हो, अल्कोहल यूज करने वाले हो सकता है कि उसमें किसी टाइप का कंटेमिनेशन आ गया हो। कंटेमिनेशन मतलब क्या, कि कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म वहां पर ग्रो कर रहा हो। लेकिन हमें सारी चीजें एकदम क्लीन चाहिए। हम नहीं चाहते कि हम जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं या फिर जो भी हम सामान यूज कर रहे हैं उसमें किसी भी टाइप का कोई ऑर्गेनिज्म, दूसरा ऑर्गेनिज्म ग्रो करे, वरना हमारा एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यूवी लाइट यूज करते हैं और 15 मिनट्स के लिए उस जगह को पूरा स्टेराइल करते हैं। यूवी लाइट क्या करता है, क्लीन कर देता है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबको मार देता है। तो यूवी लाइट यूज करके हम क्रिएट करते हैं एक स्टेराइल एनवायरनमेंट। एम्बियंस मतलब क्या, एनवायरनमेंट। तो एक स्टेराइल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। फिर हम लेके जाते हैं अपना वो वाला कल्चर जिसमें हमारा पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हमने इकोलाई सपोज यहाँ पर ग्रो करा रखा है, या फिर मान लो कोई टेस्ट ट्यूब है जो गॉज जैसा करके ढका हुआ है कॉटन प्लग से, और यहाँ पर जो कल्चर है उसमें हमारा इकोलाई का पर्टिकुलर स्ट्रेन जो हमें ग्रो कराना है वो ग्रो कर रहा है। इसको हम लेकर जाकर खोलेंगे लैमिनर हुड के अंदर आफ्टर स्विचिंग ऑफ द यूवी लाइट। कभी भी यूवी लाइट ऑन करके काम नहीं करते हैं, हमेशा इसको ऑफ करना है, उसके बाद इसको यूज करना है। और जब यूज करोगे तो इसका जो ढक्कन होता है कांच का ऐसे करके जो बना होता है उसको उठाना पड़ता है। तो यहाँ पर लगे होते हैं फैन, और नीचे जो टेबल जहाँ पे आप हाथ रख के काम करते हो यहाँ पर भी फैन लगे होते हैं। तो जब आप यूज करते हो तो फैन का फ्लो आपकी तरफ होगा या फिर बाहर की तरफ होगा, ताकि कोई ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर ना कर पाए। या फिर आप यूज कर सकते हो कोई हीट, हीट मतलब हम बात कर रहे हैं आग की, फ्लेम की। तो आप यूज कर रहे हो, सपोज अल्कोहल ले रहे हो, आपको मान लेते हैं कि कोई आपको स्पैचुला यूज करना है, तो आप क्या करोगे, उसको अल्कोहल में डिप करोगे और उसको फिर हाई फ्लेम में हीट करोगे। तो जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो मर जाएगा। फिर आप उसको ठंडा करके उस स्पैचुला को फिर यूज करते हैं। तो ये सब किस लिए कर रहे हैं, टू इनेबल द ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म। मतलब हम जिस ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाना चाहते हैं हम सिर्फ उसी को ग्रो कराएंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी के ये दो कोर टेक्निक्स है, एक होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक होता है स्टेराइल एम्बियंस। अच्छा, इस सब टॉपिक में आपको और क्या पढ़ना है, यहाँ पर आपको पढ़ना है कि ये जो दो प्रिंसिपल्स है जेनेटिक इंजीनियरिंग के, मतलब बायोटेक्नोलॉजी के, जिसमें एक जेनेटिक इंजीनियरिंग है और एक स्टेराइल एम्बियंस है, उसमें से जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है ये डेवलप कैसे हुआ, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि ये डेवलप कैसे हुआ। तो देखो, आपको पता होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ एडवांटेजेस होते हैं ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहला जो एडवांटेज हमारे दिमाग में आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अबाउट वेरिएशन। वेरिएशन मतलब कि यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होता है। जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो वहां पर होता है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन की वजह से आता है वेरिएशन। तो एक यूनिक कॉम्बिनेशन तैयार होता है, मतलब एक है पेरेंट 1 और एक है पेरेंट 2। यहाँ पर होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट जो बना 2n का, इसके अंदर थोड़ा सा वेरिएशन है ना तो ये 100% P1 की तरह है और ना ही ये 100% P2 की वजह P2 की तरह है। कुछ जीन्स आए हैं P1 से, हाफ आए हैं इससे 50% और हाफ आए हैं P2 से, और तब जाकर जो हमारा जाइगोट है वो बना है। तो ये वाला क्या है, ये वाला एकदम न्यू है, एक न्यू कॉम्बिनेशन तैयार हुआ है। इसी को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन। और किस लिए ये तैयार हो पाया, क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हुआ है, रिकॉम्बिनेशन की वजह से वेरिएशन आया है। रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है आपको पता है ना, सपोज ये वाला P1 का डीएनए है और ये वाला पेरेंट 2 का डीएनए है। रिकॉम्बिनेशन सपोज ये हम ले लेते हैं फर्स्ट स्ट्रैंड, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। से फॉर एग्जांपल सेकंड और थर्ड स्ट्रैंड के बीच में रिकॉम्बिनेशन हो रहा है।
तो क्या होगा इसका रिजल्ट क्या होगा कि फर्स्ट वाला तो एज इट इज रहेगा, सेकंड वाले पे कुछ एक पोर्शन थर्ड वाले का आ जाएगा, थर्ड वाले पे कुछ एक पोर्शन सेकंड वाले का आ जाएगा और फोर्थ वाला एज इट इज रहेगा। तो अब जो जाइगोट तैयार होगा उसके अंदर ये न्यू कॉम्बिनेशन हमें तैयार होकर मिल गया। सपोज मैंने किसी एक जीन का बताया, ऐसे बहुत सारे जीन्स में रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। तो एक न्यू जेनेटिक सेटअप देखने को मिला। वहीं पर अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो क्या करता है, जो जेनेटिक सेटअप है उसको कंजर्व करके रखता है। अब अगर कोई चीज कंजर्व्ड है, मतलब अगर कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो हम उसे ऑल्टर नहीं कर सकते, तो वो बायोटेक्नोलॉजी में हमारे काम का नहीं है, क्योंकि आप उसे जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं कर पा रहे हो। जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है आप उसी को यूज कर सकते हो। और क्योंकि यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पर वेरिएशन आता है, हम इसी को अपने काम में लगाएंगे बायोटेक्नोलॉजी में। और क्या देखना है आपको कि जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर्स होते हैं उसमें हमारा जो डिजायर्ड जीन है वो तो ग्रो करता ही है, वो तो मल्टीप्लाई करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमें जीन्स नहीं चाहिए वो भी मल्टीप्लाई करने लगते हैं। तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर्स जो होते हैं, जिसमें हम पूरे सेटअप को एज इट इज ले रहे हैं, हम कंबाइन तो कर रहे हैं लेकिन उसमें हम कुछ डिलीट नहीं कर पा रहे। उसमें हमारा डिजायर्ड वाला जीन तो आ ही रहा है, लेकिन बहुत सारा अनडिजायरेबल जीन प्रोडक्ट भी आ रहा है। अनडिजायरेबल जीन प्रोडक्ट मतलब कि हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं कि हमें ये प्रोटीन्स नहीं चाहिए, ये हमारे काम की नहीं है। हमें जो प्रोटीन्स चाहिए वो तो हमें मिल रही है, लेकिन जो हमें नहीं चाहिए हमें वो भी मिल जा रही है। वी डोंट वांट दैट। तो इन सबको ओवरकम करने के लिए आए टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या क्या टेक्निक्स होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के? सबसे पहले तैयार किया जाता है एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बेसिकली क्या है, आप दो डीएनए सेगमेंट को कंबाइन करके एक नया डीएनए सेगमेंट तैयार कर रहे हो, इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इसी टेक्नोलॉजी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीटी। तो सबसे पहले आप तैयार करोगे एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सेकंड क्या होता है, सेकंड टेक्निक होता है जीन को क्लोन करने का। अब आपने ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार कर दिया है, इसको जब तक आप क्लोन नहीं करोगे मतलब इसकी मल्टीपल कॉपीज नहीं बनाओगे, तब तक आपका क्या फायदा? एक जीन से आप क्या कर लोगे, कितना बना लोगे? तो उस जीन को क्लोन करने की जरूरत है, तो जीन क्लोनिंग होगी। और थर्ड टेक्निक होती है जीन को ट्रांसफर करने की। ये सारी चीजें हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इन टेक्निक्स को यूज करके हम क्या करते हैं, these techniques allow us to isolate and transfer only the desired genes into the target organism। मतलब कि मान लेते हैं कोई एक ऑर्गेनिज्म है जिसका जीन लेंथ है 5 kb का, मुझे इसका सिर्फ 1 kb का ही टुकड़ा चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको कट करूंगी मॉलिक्यूलर सिजर्स यूज करके, विच इज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जब तक हम बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट करेंगे तब तक आपको सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं, सिजर्स होते हैं, मॉलिक्यूलर सिजर्स होते हैं। तो मुझे अगर इतना सा ही पोर्शन चाहिए तो मैं ऐसे एंजाइम्स डालूंगी जो मेरे इस डीएनए को यहाँ से यहाँ ही कट करे, और मुझे ये 1 kb का जो फ्रैगमेंट है वो मिल गया। अब मुझे इसे इंसर्ट करना है किसी दूसरे डीएनए में, सपोज 2 kb का है, तो इन दोनों को मैं कंबाइन करूंगी तो ये मेरा 3 kb का सेगमेंट बन गया। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, लाइगेशन किया है। लाइगेशन किया है मतलब यहाँ पर मैंने इनको स्टिक किया है यूजिंग मॉलिक्यूलर ग्लू। तो हमने क्या किया, आइसोलेट किया पहले, जो 1 kb वाला पोर्शन था उसको पहले आइसोलेट किया और फिर उसको ट्रांसफर किया इनटू ओनली द डिजायर्ड जीन्स। मतलब हमें पूरा 5 kb थोड़ी ना चाहिए था, हमें तो उसमें से सिर्फ एक टुकड़ा चाहिए था। अगर मैं पुराना हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक यूज करती तो मुझे पूरा यूज करना पड़ता, उस सिर्फ इस 1 kb के लिए मुझे पूरा 5 kb यूज करना पड़ता। लेकिन क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग के टेक्निक्स हमारे पास आज अवेलेबल है तो हम सिर्फ डिजायर्ड जीन्स को ही ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया, इतना सा पोर्शन कट आउट किया, क्योंकि इतना सा ही पोर्शन हमारा क्या है, डिजायरेबल पोर्शन है, इतना सा ही हमारा डिजायर्ड जीन है। इसको लिया हमने, इसको दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर किया और हमारा टारगेट ऑर्गेनिज्म इसकी जीन कॉपी को बढ़ाएगा, यानी कि इस जीन को ये क्लोन करके देगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ये होता कैसे और फर्स्ट टाइम ये कैसे हुआ था। चलो उसके पहले एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया, उसको देखते हैं कि क्या पूछा है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फेट ऑफ अ पीस ऑफ डीएनए विच इज समहाउ ट्रांसफर्ड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म। मतलब कि क्या पूछ रहे कि कोई पीस ऑफ डीएनए है, ये किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर चला गया है, तो इस पीस ऑफ डीएनए के इस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगा। एलियन ऑर्गेनिज्म बोला है,
स्पेसिफाई नहीं किया, जस्ट एक जनरल क्वेश्चन है कि सपोज कोई पीस ऑफ डीएनए है, ये किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर चला गया है, अब इस पीस ऑफ डीएनए का क्या होगा, इसका फेट क्या है, इसकी किस्मत क्या है। तो क्या होगा, अगर ये क्रोमोसोमल डीएनए के साथ इंटीग्रेट कर जाए, ये हमारा बैक्टीरिया, ये हो गया इसका क्रोमोसोमल डीएनए। अगर ये डीएनए का जो पीस ऑफ डीएनए है, अगर ये किसी तरह से इसके साथ कंबाइन कर जाए तो फिर ये रेप्लिकेट कर जाएगा, है ना, डीएनए विल रेप्लिकेट। तो यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन होगा अगर ये क्रोमोसोमल डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो जाता है तो, नहीं तो वो नहीं होगा। देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है इसका। When it gets integrated into the genome of the recipient, it may multiply and be inherited along with the host DNA. मतलब क्या हुआ कि ये एक सेल है, यहाँ पर ये इसका क्रोमोसोमल डीएनए, ये हो गया जो पीस ऑफ डीएनए जो ट्रांसफर हुआ है। मान लेते हैं एक बार को कि ये इसके अंदर इंटीग्रेट हो गया, तो ये पूरा एक साथ कंबाइन हो गया। अब इस सेल की मशीनरी को यूज करके ये अपना कॉपी नंबर बढ़ाएगा, है ना, ये 1 से सपोज 2 हो गया, सेल डिवीजन का टाइम आ गया। फिर जब ये सेल डिवाइड करेगा, अब 2 ऑर्गेनिज्म बनेंगे। अब इन दोनों ऑर्गेनिज्म के पास ये वाला पोर्शन इंटीग्रेटेड, मतलब इसमें क्रोमोसोमल डीएनए तो था ही, साथ में जो पीस ऑफ डीएनए, एक्सटर्नल पीस ऑफ डीएनए है, वो भी इंटीग्रेट हो गया, और जो 2 नए सेल तैयार हुए हैं उनमें भी ये पीस ऑफ डीएनए अब प्रेजेंट है। तो वही लिखा है कि व्हेन इट गेट्स इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रिसिपिएंट, मतलब अगर वो क्रोमोसोमल डीएनए के साथ जो भी रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट मतलब इस ऑर्गेनिज्म की जिसके अंदर ये गया है, इस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, रिसिपिएंट, क्योंकि इसने रिसीव किया है इस पीस ऑफ डीएनए को। तो जब भी व्हेन इट गेट्स इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रिसिपिएंट, इट मे मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट डीएनए। मतलब एक बार ये इनहेरिट हो जाए, फिर जब भी उस सेल का सेल डिवीजन होगा और उससे एक पर्टिकुलर सेल से जब 2 सेल्स बनेंगे, तो दोनों के पास जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जाएगा वो बराबर जाता है, क्योंकि एस फेज में क्या होता है, उसका सिंथेसिस होता है। जो डीएनए है वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है कब, एस फेज ऑफ सेल साइकिल में। तो जब ये हो जाएगा तो इससे ये दोनों सेल्स में इक्वली इनहेरिट होगा, मतलब दोनों सेल्स में इक्वली पास ऑन होगा। लेकिन ये सब कब होगा, जब वो इंटीग्रेट कर जाएगा इनटू द जीनोम ऑफ द रिसिपिएंट। ऐसा क्यों होगा, दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज बिकम पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम। क्योंकि अब ये जो क्रोमोसोमल डीएनए है, मतलब जो रिसिपिएंट का क्रोमोसोम है, उसका पार्ट बन चुका है, विच हैज द एबिलिटी टू रेप्लिकेट। इन अ क्रोमोसोम देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस जिसे कहा जाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन। आपको पता होगा कि जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक पीस ऑफ डीएनए है, ये एक स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और एक दूसरा स्ट्रैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यहाँ पर तैयार होता है रेप्लिकेशन फोक। रेप्लिकेशन फोक किसको बोलते हैं, इस वाले रीजन को, ये जो वाई शेप होता है इसी को बोलते हैं रेप्लिकेटिंग फोर्क, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है कि एक तरफ कंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है और दूसरी तरफ डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, राइट। ये होते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, इसको डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस भी बोलते हैं। और इनिशिएट कहाँ से होता है, इनिशिएट होगा ये यहाँ से, और इसमें कहाँ से इनिशिएट होगा, इसमें इनिशिएट होगा यहाँ से। 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे होता है ना रेप्लिकेशन। मैं पढ़ाऊंगी जब आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का वो वाला टॉपिक रेप्लिकेशन वगैरह, तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। अभी जहां से डीएनए रेप्लिकेट होना शुरू हो रहा है, जैसे मान लेते हैं ये वाला एक स्ट्रैंड है, ये वाला एक स्ट्रैंड है, ठीक है। ये है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और ये है इसका ये वाला स्ट्रैंड, ठीक है। मान लेते हैं कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पर है, इस जगह पर है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ डीएनए है जहां से रेप्लिकेशन इनिशिएट होता है। तो यहाँ पर रेप्लिकेशन फोर्क तैयार होगा कैसे, ये ऐसे करके खुलेगा और ये ऐसे करके खुलेगा। इतना सा जो पोर्शन है ना ऐसे करके, ये वाला यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है, ये यहाँ पर दिखाया गया है। तो फिर से बता रही हूँ, देखो ये है एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये है दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यहाँ पर सपोज है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओरीसी, तो यहाँ पर क्या होगा, रेप्लिकेशन फोक तैयार होगा,
ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, यहाँ पर है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये जो तैयार होगा ये ऐसे कुछ तैयार होगा, ये यहाँ से खुलेगा, बाकी तो एज इट इज रहेगा, बाकी तो एज इट इज रहेगा। तो इसमें से सिर्फ इतना सा पोर्शन दिखाया जा रहा है, मतलब ओरिजिन कहाँ पर है, यहाँ पर, और दूसरा यहाँ पर है। लेकिन ये यहाँ से नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है तो ठीक है, यहाँ से कंटिन्यूअसली बनते रहेगा। बट इस वाले में क्या होगा, इस वाले में ऐसे बनेगा उल्टा, इसी को बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। ठीक है, तो ये उल्टा हो रहा है, मतलब इसका ओरिजिन कहाँ पर है, यहाँ पर, एक पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस जहां से डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएट होता है। ये सब किसके पास है, ये है इस रिसिपिएंट के पास, जीनोम ऑफ द रिसिपिएंट। देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, मतलब एक पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस है जिसे कहा जाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से रेप्लिकेशन इनिशिएट होता है, मतलब रेप्लिकेशन शुरू होता है, जो रेप्लिकेशन स्टार्ट साइट होता है ना, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और ये कहाँ पर होता है, ये होता है जीनोम ऑफ द रिसिपिएंट में। ये रिसिपिएंट का जीनोम है, इसका सपोज इस वाले पोर्शन में है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो अगर यहाँ पर जो फॉरेन पीस ऑफ डीएनए है वो अगर इंसर्टेड है, तो जब ये वाला रेप्लिकेट होगा तो साथ साथ ये भी रेप्लिकेट हो जाएगा, वही लिखा है। Therefore, for the multiplication of any alien piece of DNA in an organism, it needs to be a part of a chromosome which has a specific sequence known as the origin of replication. मतलब अगर उस पीस ऑफ डीएनए को रेप्लिकेट होना है तो उसे इंटीग्रेट होना होगा रिसिपिएंट के जीनोम पे। इंटीग्रेट होना होगा मतलब रिसिपिएंट का जो जीनोम है उसके अंदर शामिल होना होगा, क्योंकि इस रिसिपिएंट के जीनोम में एक साइट है जिसे बोला जाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और जब ये यहाँ से रेप्लिकेशन को स्टार्ट करेगा तब ये पूरा जीनोम को रेप्लिकेट करेगा, जो इनकॉर्पोरेटेड पीस ऑफ डीएनए है, यानी कि जो पीस ऑफ डीएनए इसमें मिला हुआ है उसको भी रेप्लिकेट करेगा। Thus, an alien DNA is linked with the origin of replication so that this alien piece of DNA can replicate and multiply itself in the host organism. ताकि ये जो piece of DNA है ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से लिंक हो जाए, ताकि इस डीएनए का रेप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर हो सके, मतलब जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये घुसा है उसके अंदर हो सके। इसी को कहा जाता है क्लोनिंग, कि ये होस्ट की मशीनरी को यूज करके, होस्ट की रेप्लिकेशन मशीनरी को यूज करके अपना कॉपी नंबर, यानी कि जितने नंबर में ये प्रेजेंट है उसको इंक्रीज कर रहा है, इसी को बोला जाता है क्लोनिंग। क्लोनिंग को और क्या कह सकते हैं, मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए। टेम्पलेट डीएनए क्या होता है, सपोज ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, इसका रेप्लिकेशन हो रहा है तो इसको मैं क्या बोलूंगी, टेम्पलेट डीएनए। क्यों, क्योंकि इसी डीएनए के सीक्वेंसेस को यूज करके यहाँ से रेप्लिकेशन शुरू हो रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो जो स्ट्रैंड जिसके सीक्वेंसेस को देख करके रेप्लिकेशन होता है उसको क्या बोला जाता है, टेम्पलेट डीएनए। ये तो बता दिया। बेसिकली पेरेंटल स्ट्रैंड्स जो होते हैं उनको बोला जाता है टेम्पलेट। जैसे इस केस में एक टेम्पलेट क्या होगा, ये वाला ब्लू वाला जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, एक टेम्पलेट ये होगा, दूसरा टेम्पलेट ये वाला होगा जो ब्लू वाला है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। लेकिन ये केस होता है सिर्फ रेप्लिकेशन का। जब आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि एक होता है टेम्पलेट और एक होता है नॉन टेम्पलेट, वो सब मैं तुम्हें रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन में बताऊंगी। अभी देखो कि फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कैसे बना, कैसे क्या हुआ। तुम भी पानी पी लो, मैं भी पानी पी लेती हूँ। एक्चुअली मेरे डिवाइस में पॉज करने का ऑप्शन नहीं है, तो मुझे जो करना है एक बार में 1 गो में करना है रिकॉर्ड, वरना पूरी मेहनत बेकार जाएगी और दोबारा से सब रिकॉर्ड करना होगा। तो चलो टॉपिक पे वापस आते हैं। बोला है कि जो पहला आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाया गया था वो कैसे बनाया गया था। तो बोयर और कोहेन, यही नाम था ना उनका, एक थे बोयर और कोहेन, उन्होंने मिल करके क्या किया था, कंबाइन किया था ना, 2 सेगमेंट ऑफ डीएनए को इन्होंने कंबाइन किया था। अगर याद हो, बोयर और कोहेन ने साथ में मिल करके
ये रहा, recombine segment of DNA in desired configurations and insert the DNA in bacterial cells which could then act as manufacturing plants for various specific proteins। तो इन्होंने साथ में जो काम किया था हम अभी उसी के बारे में बात कर रहे हैं। देखो इन्होंने किया क्या था, इन्होंने तैयार किया था फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्लाज्मिड लिया विथ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, जीन को मान लेते जीन एक्स। उन्होंने जीन का सीक्वेंस या नाम बुक पे तो मेंशन नहीं किया, इनके पेपर में ऑफ कोर्स होगा, लेकिन अभी आपको क्या समझना है, एक ऑर्गेनिज्म था, उसके अंदर एक क्रोमोसोमल डीएनए और एक प्लाज्मिड डीएनए। इन्होंने इस प्लाज्मिड डीएनए को क्या किया, आइसोलेट किया। ठीक है, इस प्लाज्मिड डीएनए में ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है ना, ये प्लाज्मिड डीएनए, इसमें एक रीजन है, ये वाला डीप ब्लू कलर का रीजन, ये प्रोवाइड करता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। मतलब कि इस वाले रीजन पे जो जीन सीक्वेंस है, इस वाले रीजन में जो जीन सीक्वेंस है वो कुछ ऐसा प्रोटीन तैयार करता है जिससे कोई एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक, जैसे मान लेते हैं टेट्रासाइक्लिन, सपोज करो कोई भी एक एंटीबायोटिक मैंने एग्जांपल के तौर पे ले लिया है। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन तैयार हुआ ये इस बैक्टीरियल सेल को इस एंटीबायोटिक से प्रोटेक्ट करेगा। मतलब कि आमतौर पे क्या होता है कि अगर हम किसी बैक्टीरिया को किसी एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से ट्रीट करते हैं तो उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसको रेजिस्ट नहीं कर पाता है। एंटीबायोटिक मतलब क्या, अगेंस्ट लाइफ, एंटी मतलब अगेंस्ट और बायोटिक मतलब लाइफ, तो एंटी लाइफ। तो ये क्या करवाता है, ये करवा देता है डेथ। जैसे जब आपका पेट खराब होता है तो आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक देते हैं, या फिर आपको जब वायरल फीवर होता है या फिर सर्दी जुकाम होता है तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देते हैं। वो एंटीबायोटिक क्या होता है, जो भी आपके अंदर फॉरेन ऑर्गेनिज्म है, मतलब सारे नहीं, जो टारगेटेड ऑर्गेनिजम्स है वो एंटीबायोटिक इन ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है। राइट, ये इनको क्या कर देता है, किल कर देता है, तो आप ठीक हो जाते हो। या फिर आपका जो पेट खराब था जिस भी बैक्टीरिया की वजह से, आपने उसके पर्टिकुलर एंटीबायोटिक ली और उस एंटीबायोटिक को लेके वो ऑर्गेनिज्म, वो बैक्टीरिया जो आपके पेट में पनप रहा था वो मर जाता है और आपका पेट ठीक हो जाता है। तो एक बैक्टीरिया से या एक ऑर्गेनिज्म से यहाँ पर एक प्लाज्मिड था, उसको इन्होंने किया आइसोलेट। क्यों इस प्लाज्मिड को आइसोलेट किया, क्योंकि इनको चाहिए था इस प्लाज्मिड का ये वाला टुकड़ा, ये वाला जो इनका टुकड़ा है, ये डीप ब्लू वाला, ये प्रोवाइड करता है एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस। मतलब अगर ये जीन प्रेजेंट होगा इतना सा रीजन तो ऑर्गेनिज्म नहीं मरेगा क्योंकि वो एंटीबायोटिक से बचा लेगा, उसी को कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूज किया अपने कैंची, जो मॉलिक्यूलर सिजर्स है उनको यूज किया और इतना सा पोर्शन कट कर लिया। मॉलिक्यूलर सिजर्स क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, मतलब कि पीस ऑफ डीएनए को कट करना। तो इन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज किए और इन्होंने इस पर्टिकुलर टुकड़े को कट कर लिया। ये वही वाला टुकड़ा है जो इन्होंने कट किया। से फॉर एग्जाम्पल हम इसे मान लेते कोई भी जीन है, जीन एक्स, इसका काम क्या है, ये एंटीबायोटिक से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जीन जाएगा ये आरएनए बनाएगा। अभी तो ये क्या है, अभी तो ये डीएनए है, ये एक पर्टिकुलर आरएनए बनाएगा और फिर इस आरएनए से एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनेगा। ये वाला जो प्रोटीन होगा ये प्रोवाइड करेगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमारा डिजायर्ड जीन कौन सा है, जीन एक्स, क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। अब हम आते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म में। दूसरा ऑर्गेनिज्म है सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। ठीक है, इसके अंदर ये तो रेड वाला तो है, इसका अपना खुद का क्रोमोसोमल डीएनए, और इसके पास खासियत है, इसके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी है। ये है ये ग्रीन वाला, ये है प्लाज्मिड डीएनए। इसको आइसोलेट किया जाता है, जैसे इस ऑर्गेनिज्म से इसको आइसोलेट किया था इस वाले प्लाज्मिड को, वैसे ही सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम से ये वाला प्लाज्मिड आइसोलेट किया जाता है। ये वाला प्लाज्मिड क्यों आइसोलेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ये वाला जो टुकड़ा काट के हमने अलग किया है, हमारा इरादा है इस वाले जीन को इसके अंदर घुसाना, इसके अंदर इंटीग्रेट करना। तो ये वाला प्लाज्मिड किसकी तरह काम करेगा, गाड़ी की तरह।
एक वेक्टर की तरह, एक व्हीकल की तरह, जो इस जीन के टुकड़े को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म तक पहुंचाएगा। तो वेक्टर का काम क्या है? बस ट्रांसफर करने में हेल्प करना, क्योंकि ये पीस ऑफ डीएनए अगर खुद से जाएगा तो हो सकता है कि ये डिग्रेड हो जाए, नष्ट हो जाए। तो ये क्या होता है, इस जीन को इंटीग्रेट किया जाता है, मतलब इस प्लाज्मिड डीएनए में इंसर्ट कर दिया जाता है। तो ये वाला जो प्लाज्मिड डीएनए है, जो अपने अंदर बिठा करके इस जीन को लेके जा रहा है किसी दूसरे सेल के अंदर, इसको बोला जाता है वेक्टर। तो यहाँ पर सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का ये जो प्लाज्मिड डीएनए है, ये काम कर रहा है एज अ वेक्टर, मतलब एक बस की तरह काम कर रहा है, जिसमें ये एक सवारी बिठा रहा है, एक पैसेंजर है जिसका नाम है जीन एक्स। इस गाड़ी का काम क्या है? इस गाड़ी का काम है इस जीन एक्स नाम के पैसेंजर को दूसरे स्टॉपेज तक पहुंचाना। वो दूसरा स्टॉपेज क्या है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, प्लाज्मिड के बारे में ना एक और बात याद रखो कि अगर इस ऑर्गेनिज्म से, जैसे सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम है, अगर मैं इससे ये प्लाज्मिड निकाल दूं तो भी ये सरवाइव कर जाएगा, लेकिन अगर मैं इसका क्रोमोसोमल डीएनए निकाल दूं तो इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन प्लाज्मिड, क्योंकि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, इसीलिए इसको अगर हम इस ऑर्गेनिज्म से निकाल लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये सरवाइव कर जाता है। अच्छा, और देखो, तो हमारे पास ये वाला जो प्लाज्मिड है, ये है हमारी बस। इस बस को कहा जाता है वेक्टर। इस बस के अंदर एक पैसेंजर है जिसका नाम है जीन एक्स। इस जीन एक्स को पहुंचाना है एक दूसरे स्टॉपेज तक। तो क्या किया, जीन एक्स को आइसोलेट किया इस वाले प्लाज्मिड से, और ये हमारी गाड़ी है, ये हमारा बस है, ये जो ग्रीन वाला है प्लाज्मिड डीएनए वेक्टर, दिस इज फ्रॉम सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम एंड दिस इज एक्टिंग एज अ वेक्टर because its job is to integrate this gene X into itself and transfer it to some other host organism। हो गया यहाँ तक क्लियर? अब आगे देखो, तो पिछले पेज में हम कहाँ तक थे? जीन एक्स आइसोलेट किया जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। ये है हमारी बस जो प्लाज्मिड डीएनए। हमारा काम है सबसे पहले इस पैसेंजर को इस बस में चढ़ाना। इस बस में चढ़ाना मतलब इस बस के अंदर ऐसे करके चढ़ा देना, यह है हमारा काम, सबसे पहला काम। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले बस का गेट खोलना होगा ना। बस का गेट खोलना होगा मतलब यहाँ से इसको कट करना होगा और यहाँ से कोई भी एक जगह से तुम इसे कट कर लो, ठीक है। तो अगर तुम जैसे सपोज ये कोई रबर बैंड है, तो तुम अगर रबर बैंड को यहाँ से काट दो तो ये ऐसा हो जाएगा। तो ये कटिंग कौन करेगा? ये कटिंग करेगा अगेन जो मॉलिक्यूलर सिजर्स है वो कट करेंगे। मॉलिक्यूलर सिजर्स कौन से होते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, राइट। तो ये जीन एक्स हमारा जो पैसेंजर है ये तैयार है बस में चढ़ने के लिए, और बस की जो गेट है वो भी अब खुल चुकी है। तो ये जीन एक्स जाकर के यहाँ पर बैठ जाएगा, लेकिन बैठने के लिए इसे एक मान लो बैठने के लिए इसे जरूरत है फेविकॉल की। वो फेविकॉल, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो पैसेंजर है ये बस बैठा रहे यहाँ पर, इस सीट में ये तब तक चिपक के बैठा रहे जब तक इसका दूसरा स्टॉपेज ना आ जाए, ठीक है। तो ये है हमारा पैसेंजर जीन एक्स, ये है हमारी बस, और बस की गेट खुल चुकी है। अगला काम है जीन एक्स को उसकी सीट पर चिपका के बिठा देना। तो उस चिपकाने के लिए, चिपकाने को क्या कहते हैं? चिपकाने को कहते हैं लाइगेशन। क्या कहते हैं चिपकाने को? लाइगेशन। लाइगेशन यानी कि जॉइनिंग। जॉइनिंग कहो, लाइगेशन कहो, चिपकाना कहो, स्टिक करना कहो, ग्लू करना, ग्लू का काम ये सब इसका क्या होता है? लाइगेशन। एंजाइम कौन सा यूज होगा? लाइगेज। जैसे यहाँ पर कटिंग के लिए क्या यूज हो रहे थे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज हो रहे थे, वैसे ही यहाँ पर एक ग्लू की तरह या कह लो एडेसिव की तरह कौन काम करेगा? एंजाइम नोन एज लाइगेज। ये क्या करेगा? ये जो सवारी है जीन एक्स, इसको बस की सीट पर चिपका देगा। तो ये कुछ दिखने लगेगा ऐसा कि ये वाला हो गया बस का सीट और ये वाला हो गया हमारा पैसेंजर, और ये ग्रीन वाला जो प्लाज्मिड है ये किसकी तरह काम कर रहा है? वेक्टर की तरह, यानी कि हमारी जो गाड़ी है, हमारा जो बस है। तो ये तैयार हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कैसे तैयार हुआ? एक प्लाज्मिड से ये लिया, दूसरे प्लाज्मिड का दूसरा वाला पूरा प्लाज्मिड लिया, एक प्लाज्मिड का एक टुकड़ा लिया जीन एक्स, दूसरा प्लाज्मिड एज इट इज लिया, और फिर इस प्लाज्मिड को एक तरफ से कट किया ताकि ये वाला रीजन इसका खुल जाए।
कटिंग किससे करी? मॉलिक्यूलर सिजर से। मॉलिक्यूलर सिजर्स को क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बोलते हैं। और फिर बस की गेट को खोल दिया। बस की गेट जैसे ही खुली, पैसेंजर चढ़ गया बस के अंदर और उसको चिपकना था, चिपक के बैठना था इस वाले सीट पे। और उस चिपकाने का काम किसने किया? लाइगेज नाम के एंजाइम ने। और ये बनके क्या तैयार हो गया? हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब क्या काम है? चलो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तक तो बन गया, इसी को हम बोल रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्यों? क्योंकि हमने दो पीसेस ऑफ डीएनए को कंबाइन किया है। ये पहले से तो ऐसा नहीं था ना, इसको तो आर्टिफिशियली बनाया गया है, मतलब इसको रिकम्बाइन किया गया है। ये एक पीस ऑफ डीएनए और ये एक पीस ऑफ डीएनए। जीन एक्स है इस वाले ये देखो, जीन एक्स है इस वाले डीएनए का एक सेगमेंट। ये भी तो डीएनए ही हुआ ना, ये भी एक पीस ऑफ डीएनए हुआ। और ये प्लाज्मिड जो है ये भी तो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ही होता है। तो यहाँ पर दो सेगमेंट ऑफ डीएनए को क्या कर दिया गया? रिकम्बाइन कर दिया गया। किसकी मदद से? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और लाइगेज की मदद से। और बन के तैयार है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब अगला स्टेप क्या है कि इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उसके फाइनल स्टॉपेज तक पहुंचा दिया जाए। तो ये है रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा, इसे डालना है दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो यहाँ पर ये प्लाज्मिड डीएनए किसका है? ये प्लाज्मिड डीएनए है सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, इस ऑर्गेनिज्म का है ये वेक्टर। लेकिन ये होस्ट नहीं है हमारा। हमारा होस्ट कौन है? इकोलाई। होस्ट मतलब जिसके अंदर ये पूरा जाएगा। ये वो वाला गैरेज है जहां पर बस अपने पैसेंजर के साथ जाएगा, ठीक है। तो ये है उस गोडाउन का अपना खुद का क्रोमोसोमल डीएनए। और वो गैरेज कौन सा है? इकोलाई है। ये इकोलाई यहाँ पर क्या है? होस्ट ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को यहाँ पर होस्ट कर रहा है, ठीक है। ये इसको रहने के लिए जगह दे रहा है। ये इकोलाई इस वाले रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने घर पे, मतलब अपने सेल के अंदर रहने के लिए जगह दे रहा है कि तुम यहाँ पर रहो, मेरा मशीनरी यूज करो और अपना रेप्लिकेशन करके अपने आप को बहुत नंबर में बढ़ा लो, ताकि जब हम सेल डिवीजन करें तुम सबके पास बराबर तरीके से पहुंच जाओ। इसी को कहते हैं क्लोनिंग। और ये जो ट्रांसफर हुआ है यहाँ पर, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या कर रहे हैं हम? ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रांसफर कर रहे हैं इनटू होस्ट। और इस केस में हमारा होस्ट कौन था जो सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हुआ? ये किसकी बात कर रहे हैं हम? ये हम बात कर रहे हैं बोयर और कोहेन के एक्सपेरिमेंट की, जिन्होंने फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। तो उन्होंने एक जीन यूज किया। इस जीन का काम क्या था? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना। ये है हमारा जीन एक्स है हमारा टारगेट जीन, ठीक है। जीन एक्स है टारगेट जीन। इसको मुझे पहुंचाना है इकोलाई के अंदर। इकोलाई है होस्ट ऑर्गेनिज्म जो इस जीन को अपने अंदर रहने के लिए जगह देगा, पनाह देगा। और जो प्लाज्मिड वेक्टर हमने यूज किया है वो कहाँ से आया है? ये प्लाज्मिड डीएनए वेक्टर आया है सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से। और होस्ट ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर इस पूरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर किया है उसको बोला जाता है होस्ट ऑर्गेनिज्म। और इनके एक्सपेरिमेंट में होस्ट ऑर्गेनिज्म था इकोलाई। हो सकता है कि ये क्वेश्चन में पूछ ले कि वेक्टर डीएनए जो वेक्टर था वो कौन से ऑर्गेनिज्म से लिया था, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। बोला जाए कि टारगेट जीन, अगर क्वेश्चन में पूछा है कि जो टारगेट जीन बोयर और कोहेन ने यूज किया था उसकी क्या प्रॉपर्टी थी, तो क्या बोलोगे? उसकी प्रॉपर्टी थी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना। और अगर तुमसे ये पूछ ले कि जो बोयर और कोहेन के एक्सपेरिमेंट में जो होस्ट ऑर्गेनिज्म था जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर किया गया था वो कौन सा था, तो वो होस्ट ऑर्गेनिज्म था इकोलाई। अब ये क्या करेगा? अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये होस्ट की रेप्लिकेशन मशीनरी, होस्ट की रेप्लिकेशन मशीनरी को यूज करके अपने कॉपी नंबर को बढ़ाएगा। यहाँ पर क्या था? एक था, अब कितने हो गए? मल्टीपल हो गए, है ना, मल्टीपल नंबर्स में आ गया। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हुआ है इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्लोनिंग, जहां पर एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए के कॉपी नंबर को बढ़ाया जाता है, मल्टीपल कॉपीज में उसे बनाया जाता है।
एक और एग्जाम्पल अगर तुम्हें याद हो वेक्टर का, जो मलेरियल पैरासाइट होता है वो कैसे ट्रांसफर होता है? मच्छर तो एज अ व्हीकल ही काम करता है ना। वो जो पैरासाइट है वो अपने शरीर पर बिठा के लेके आता है, अपने अंदर बिठा के लेके आता है, और फिर जब वो किसी और को काटता है वो मच्छर, तो उसमें वो ट्रांसफर कर देता है। तो अपने अंदर वो बिठा के ला रहा है, मतलब मच्छर क्या हो गया? मच्छर हो गया वेक्टर। और जिस इंसान को काट रहा है, सपोज ये तुम्हारा हाथ है, तो तुम्हारा हाथ क्या हो गया? तुम्हारा हाथ हो गया होस्ट। और उसने अपना जो सपोज ये मच्छर है, इसने तुम्हें बैठ के यहाँ पर अपना खून तुम्हारे अंदर इंजेक्ट किया, अपना मैक्सिला, और यहाँ पर ये जो डाल दिया, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। तो फाइनली हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करना है, मतलब एक टुकड़ा यहाँ से एक टुकड़ा यहाँ से, दोनों को कंबाइन करना, तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करना है तो उसके 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायरेबल जीन्स। मतलब कि मुझे एक ऐसा डीएनए निकालना है जिसका मुझे डिजायर, मतलब ये सपोज मेरा पूरा प्लाज्मिड है, इसमें से मुझे सिर्फ इतना सा पोर्शन चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल जैसा अभी हम देख कर आए, जो जीन एक्स था, ये हमारा डिजायर्ड जीन था। क्यों? क्योंकि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था। तो फर्स्ट स्टेप होता है कि तुम अपना डिजायरेबल जीन को चुनो, आइडेंटिफाई करो कि तुम्हें कौन सा जीन चाहिए, तुम्हारा डिजायरेबल जीन कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेप हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। जो एग्जाम्पल पढ़ के आए हैं उससे अगर सिमिलैरिटी देखने की कोशिश करें, तो वहां पर डिजायरेबल जीन था, मान लेते हैं जीन एक्स, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था। हम कैसे लिखते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को? से फॉर एग्जाम्पल कैनामाइसिन रेजिस्टेंस है। ठीक है, कैनामाइसिन क्या है? कैनामाइसिन, कानामाइसिन, कैनामाइसिन जो भी बोल लो, ये क्या है? ये एक एंटीबायोटिक है। तो अगर कोई जीन है जो इस कैनामाइसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो हम उसे कैसे लिखेंगे? हम ऐसे लिखेंगे, कैन आर। इसका मतलब होता है कैनामाइसिन रेजिस्टेंट है। अगर टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट है तो कैसे लिखेंगे उसे? टेट आर। ठीक है। जैसे अगर रिफेम्पिसिलिन से है तो उसको लिखेंगे रिफ आर। ये आर मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंट। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमारा जो डिजायर्ड जीन है, जिसे हम अपना टारगेट जीन बनाना चाहते हैं, टारगेट जीन, टारगेट डीएनए, या फिर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, इस नाम को तो बिठा लो, GOI, जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट बोल लो, या फिर टारगेट, कहाँ गया, हाँ, या फिर टारगेट जीन बोल लो, या फिर टारगेट डीएनए बोल लो, डिजायरेबल डीएनए, डिजायरेबल जीन बोल लो, एक ही बात है। स्टेप 1 है उसको आइडेंटिफाई करना कि तुम्हें कौन सा पीस ऑफ डीएनए को तुम्हारा डिजायरेबल है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है। सेकेंड स्टेप क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। मतलब कि ये वाला जो ट्रांसफर वाला पार्ट है, इसको जो होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया है, मतलब होस्ट के अंदर जो घुसाया है, सेकेंड स्टेप होता है ये। थर्ड स्टेप क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। यानी कि क्लोनिंग होगी, कॉपी नंबर बढ़ेगा, आगे जब सेल डिवीजन होगा तो ये बराबर का दोनों सेल्स जो इससे बने उन दोनों में ये इक्वली ट्रांसफर हो जाए। मतलब कि ये वाला देखो, यहाँ पर ये इंट्रोड्यूस तो हो गया, इंट्रोडक्शन इनटू होस्ट, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन, ट्रांसफर हो गया। अब काम क्या है नेक्स्ट? कि ये वाला जो यहाँ पर आ गया है, सबसे पहले इसका मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, इसकी कॉपी नंबर बढ़ाते हैं, इसकी क्लोनिंग करवाते हैं, और उसके बाद मेक श्योर कि ये इससे जितने भी आगे सेल डिवीजन हो वो सारे सेल्स में इक्वली ट्रांसफर हो। अभी तो ये एक सेल है, अभी तो ये एक सेल है, जब सेल डिवीजन होगा ये 2 सेल में डिवाइड होगा, फिर यहाँ से ये और 2 में डिवाइड होगा, और ये और 2 में डिवाइड होगा। ऐसे करते करते मेक श्योर कि ये वाला जो डीएनए आपने इंट्रोड्यूस किया है, दिस इज ट्रांसफर्ड इक्वली टू इट्स प्रोजेनी। प्रोजेनी मतलब उसके जो बाद वाले सेल्स हैं, नेक्स्ट जनरेशन के।
तो 3 बेसिक स्टेप्स क्या हो गए? अगर किसी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करना है, तो उसके 3 बेसिक स्टेप्स हो जाएँगे। फर्स्ट है स्टेप 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स, स्टेप 2 इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, and third step is maintenance of the introduced DNA in the host and transfer of the DNA to its progeny. आज की क्लास में हम इतना ही रख रहे हैं। नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे 9.2 से, जो टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, कौन से चीजें यूज करी जाती है, उन सारी चीजों को यूज करेंगे। आज की वीडियो में हमने कवर किया है 9.1। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कर लो, आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।